नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, सबको very very good afternoon. कृति, good afternoon. दीक्षा, सबको very very good afternoon. अच्छा, ऐसे लिख कर लाए हैं ग्लोबल वार्मिंग पे अभिषेक. ओके, मैं देख लूंगी सबका ऐसे. प्लीज हेल्प मी. अभिषेक का भी है. अभिषेक ने चाइल्ड लेबर पे लिखा है. सबका ऐसे पढ़ूंगी अब. आज कौन सा रेज हैंड आएगा? आज कौन रेज हैंड आएगा? दो तो दिख ही रहे हैं. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सबको. गर्ल्स तो रेज योर हैंड में आते ही नहीं. सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. जरूर शिवम को कुछ ना कुछ मैंने शिवम को होमवर्क दिया होगा. ओके, सुमित, आई देखते हो कौन कौन रेज योर हैंड में. गर्ल्स नहीं, कृति, ऋतु, नितेश्वर भी है. पहले मुझे बताओ क्या होमवर्क दिया था मैंने. डिड आई गिव यू एनी होमवर्क इन ऑल लास्ट क्लास? ऋतु गर्ल्स करके आए. ग्लोबल वार्मिंग पे दिया है. ग्लोबल. चलो मैं ऋतु को लेती हूँ. ऋतु को लेती हूँ. हेलो मैम. हेलो मैम. यस, हेलो ऋतु. इट्स गुड कि कोई गर्ल सामने आई है. वेरी गुड, गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट. यस मैम, मैंने प्रीवियस डे मैंने सुना था कि आप बोल रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए बोला तो मैं आज लिख के आई हूँ. वेरी गुड. जो बुरा लगा, ठीक है, बुरा लगा तो एक ऐसे लिख के लाना. क्या लिखा है आपने? चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर. इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में? इंग्लिश में ही लिखा है. इंग्लिश में. चलो आप स्टार्ट हो जाओ. Okay, ma'am. Child labor is defined as the employment of children in any work that deprives them of their childhood. It interferes with their ability to attend regular schooling. It weakens them physically and mentally. Children are the greatest gift to humanity and is being misused for personal gain as child labor. Such children deprived of opportunities of education and are prone to health risk. Child labor is far more prevalent in developing countries, where millions of children engaged in mines, factories, fields, and service enterprises. They make up more than 10% of the labor force in some countries. In India, more than 30 years after Parliament passed a law to protect children below 15 years of age from child labor, the practice continues in India. It has been observed that for impoverished households, income from child's work usually crucial for his or her own survival or for that of the household. Lack of education in some rural areas also contributes to child labor. Many children get lured by the representatives of the industries and work there for their earnings. According to the census 2011, the number of working children in the age group of 5-14 years has reduced to 43 lakh. It shows that the efforts of the government have borne the desired fruits, but still it continues to pose a challenge before the nation. Government has been taking various proactive measures to tackle this problem. Child labor is a socio-economic problem and it's require concerted efforts from all sections of the society to make a dent in the problem. हो गया? हाँ, हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा लिखा है. ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा है. चीजों को सब आपने आपके ऐसे की अच्छी बात क्या है कि आपने सिंक्रोनाइज बहुत अच्छे से किया है. ठीक है. ऐसे में क्या देखते हैं ना, ग्रामर तो देखेंगे ही देखेंगे. अगर आपके पास वोकैब के बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है फिर भी आपको माफी मिल जाएगी. दो चीज देखा जाता है, ग्रामर चेक करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है ना, दैट शुड बी द कॉन्टेक्स्ट. आपने जो पूछा है उस कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल किया है कि नहीं. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द आइडियाज. आपने अपने सारे आइडियाज को कैसे सिंक्रोनाइज किया है कि सामने वाले को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए. कभी कभी बच्चों का नंबर कट जाता है, वो आइडियाज को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, इधर उधर कर देते हैं. चलो, वेरी गुड. गर्ल्स का नाम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. और कौन आएगा मैम? इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी को टैकल, उन्होंने लिखा है कि ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का जिक्र करेंगे. गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया था और कुछ हद तक उनके ऐसे में ऑप्टिमिज्म दिख रहा है. कुछ हद तक रिड्यूस भी हुआ है. चाइल्ड लेबर का इंसिडेंस कुछ हद तक रिड्यूस भी हुआ है. ओके, कर सकते हैं, पर बहुत डिटेल में नहीं जाना. 250 वर्ड्स का तो लिखना ही है. 250 वर्ड्स का लिखना है. ओके, और अब कौन बोलेगा? अभिषेक. हेलो. चाइल्ड लेबर पे देखो क्या क्या लिखा जाता है. हेलो. यस, हेलो. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. चलिए, चाइल्ड लेबर पे लिखा है. यस मैम, माय टॉपिक इज चाइल्ड लेबर. यस, स्टार्ट. मैम, मैंने कुछ वोकैबुलरी एंड फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज करा है, तो मैं उसको हाईलाइट करूंगा तो आप लिख देना.
ओके ओके Okay, ma'am. ओके Child labor refers to the illicit employment of children in an industry or any other place infracting the provisions of the law pertaining to the child labor of the respective country. Child labor runs through the world. Pauperism, illiteracy, and ineffective implementation of laws are the components that constitute this diabolical creature named child labor. This creature swoops on a child and sucks childhood out of it. While working in mines, extracting cobalt that powers the batteries of our electronic devices, they inhale toxic dust, making them susceptible to lung disorders. Children in gold mines get exposed to mercury, which is highly toxic. Different reports are released by ILO and UNICEF, accentuating means emphasizing the status of child labor worldwide. In India, Article 24 and Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 act as a bulwark, means a defensive wall against child labor. Article 24 conspicuously states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in a mine or factory or employed in a hazardous employment. Child and Adolescent Labor Amendment Act 2016 proscribes the engagement of children in all occupations and all adolescents in hazardous occupations, wherein adolescents refer to those under 18 years old and children refer to those under 14 years. This act also imposes mulct means fine, on those who run afoul of it. Run afoul is an idiom which means contravene, transgress. Penury is the biggest challenge in expunging child labor, and the repercussions of COVID-19 lockdowns have exacerbated the status of child labor in India. In the past 1 to 2 years, when lockdowns were imposed in the states, owing to the uptick in cases and deaths, things came to a pretty pass. When things came to a pretty pass means a difficult situation arises. As migrant workers in villages return to their villages due to no work, their children started assisting them due to closure of schools. With a paucity of migrant workers in urban areas, children dwelling in slums or on streets were at a higher risk of being employed. India is the world's largest producer of mica. Mica is an ingredient that makes cosmetic products like nail polishes and lipsticks glimmer. Mica mines employ children perpetually as young as 5 years old because their hands are small enough to fit into the crevices. Crevices means darar, where mica is found. Employers consider them cut out for the job, suitable for the job. Their hands are small enough to do this type of work. Child labor is inveterate in our society to such an extent that it is not a duck soup. Duck soup means it is an easy task to purge our society of its grasp. We need to cast about. Cast about means to explore widely for a silver bullet to a simple solution to this intricate problem. The issue of child labor often slips through the net, means often fails to be noticed. The issue of child labor, and politicians make promises during election campaigns that their respective parties will redress the issue if they come into power. But when the chips are down means when a difficult situation arises, like COVID-19, they circumscribe themselves, means they limit themselves, they confine themselves to commiserate with the victims, to sympathize with the victims. By and large, developing countries like India count on the overall contribution of child labor to the extent that precluding it would verily vitiate their economies, and therefore the issue is often connived at, the issue is often overlooked. Annihilation of child labor entails means requires concerted efforts from governments, NGOs, corporates, social workers, psychologists, etc. Their salient goal should be to educate the child workers and inform their families of the sobriety of this issue. Thank you, ma'am. That's all. Very good. Very good. बहुत एक्सीलेंट यूज ऑफ वर्ड पावर. ओके, एक्सीलेंट यूज ऑफ वर्ड पावर बहुत अच्छे से आपने लिखा है. वो तो इम्प्रेस हो जाएंगे. ही विल गिव यू 80. कटेगा ना 80. वेरी गुड. थैंक यू मैम. एंड द स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग कि इसको लिखने में कितना टाइम लगा. मैम हाफ एन आवर, 45 मिनट्स मैक्सिमम. 45 मिनट्स लगा. यस मैम. ठीक है, आप तो घर में लिख रहे हो और घर में थोड़ा कूल होके लिखते हो. यस मैम. इतने सारे आइडियाज भी आते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपने इसका 50% भी लिख दिया ना, यस मैम, एग्जाम में तो आपको आराम से बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा. यस मैम. आई कैन अंडरस्टैंड, इतना दिमाग में आता नहीं. यहाँ तो बहुत सोच के आराम से 45 मिनट्स तो लोगे नहीं आप. लेकिन 1 आवर का एग्जाम है, अगर चाहो तो लेटर आप 50 मिनट्स में आराम से लिख लोगे. और एक सॉलिड ऐसे लिखने के लिए यू कैन टेक 45 मिनट्स, नो इश्यूज. यस मैम, राइट. इतना हां, इफ वी डोंट हैव टू मच वोकैब पावर देन पुट अवे एनी मेजर इंपैक्ट. नहीं वैसा उतना नहीं होगा, बट दैट विल बी अ आइसिंग टू द केक.
ठीक है कार्तिक, इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड वर्ड पावर, जिसका वर्ड पावर अच्छा है, ओके, एंड दे आर वेरी गुड, शुड आई से, जो मतलब बहुत एप्ट होते हैं सही समय पे सही वर्ड पावर यूज करने का, तो इट्स अ वेरी गुड। देखो इन्होंने बहुत अच्छे से जितना भी वर्ड पावर इन्होंने सीखा है बहुत अच्छे से डाला है। जैसे इलीगल को इन्होंने इलिसिट डाला है, दिस इज रिलेटेड टू की जगह दिस इज पर्टेनिंग टू, मतलब बहुत खराब। और डायबोलिकल का मतलब वेरी विकेड, खराब, बैड के सेंस में यूज कर सकते हो। वल्नरेबल टू, प्रोन टू, ससेप्टेबल टू डाल सकते हो। एम्फसाइज की जगह एक्सेंचुएट डाल सकते हो। शशि नहीं मिलेगा, ये हमारे शशि थरूर है, अभिषेक हमारे क्लास के शशि थरूर है। बुलवर्क डिफेंसिव वॉल, एक तगड़ा वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम कर रहा है। कॉन्स्पिक्वस का मतलब है वेरी क्लियर, और आपने बैन वर्ड की जगह प्रोस्क्राइब लगा दिया उन्होंने। यस मैम, एंड मैम कॉन्ट्रावेन की जगह टू रन अफॉल ऑफ। हाँ, टू रन फॉल, वो सब भी डाल सकते हो, वो सब दिमाग में आ गया, बहुत अच्छी बात है। पेन्यूरी, पॉवर्टी, एग्जासर्बेट मतलब सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा, तो आप एग्जासर्बेट डाल दो। पॉसिटी शॉर्टेज को पता ही है। परपेटली मतलब सीमिंग, जो दिख रहा है, जो Ostensibly. पॉसिबली है, अपरेंटली है, सीमिंगली है। मेरा वो क्या, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, 2 अभिषेक। इंट्रिकेट मतलब बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स। स्लिप थ्रू द नेक, अननोटिस्ड, और चिप्स आर डाउन। देखो ये सब तो वो भी देखेंगे कि भाई ये तो खतरनाक बच्चा है भाई, उनको भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। चिप्स आर डाउन मतलब सिचुएशंस आर नॉट गुड। मैम मुझे लिखने में वहां, तो कम करोगे। कमिसरेट मतलब सिंपैथाइज करना, कमिश्नर उसके प्रति सिंपैथी दिखा रहा था। कनाई वाइट का मतलब है ना ओवरलुक कर देना, गलतियों को थोड़ा अनदेखा कर देना। ओके, ये सब दिया है। और सोब्राइटी मतलब सिचुएशन की गंभीरता, सिवियरिटी को ध्यान में रखते हो। वेरी गुड अभिषेक, आप कमेंट में भी अच्छे वो क्या, आप वही हो ना? यस मैम, मैम यस। और लेटर भी तो, जब ऐसे लिख लोगे तो लेटर भी तो लिख ही लोगे। यस मैम। लेटर में थोड़ा कम टाइम भी चलेगा, ऐसे में भरपूर टाइम। वेरी गुड मैम, जो आप फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स्ड प्रीपोजिशन सिखाते हो, जैसे आपने लास्ट बैच में नॉक अप सिखाया था, या नॉक डाउन सिखाया था, या ले असाइड, या जो ये छोटे छोटे, मैं इसे जॉट डाउन करता हूँ अपने नोटपैड में, उससे सेंटेंसेस बनाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फ्रेजल वर्ब ले आए और जो इडियम्स ले आए, तो वो तो ऐसे इंप्रेस हो जाए। ओके, आपका कितना आया है अभिषेक उसमें प्री में? मैम CHSL में तो 137 आए हैं। और मेंस में? मैम CGL प्री में? मैम उसमें 125। 125 है, तो क्लियर तो नहीं फर्स्ट टाइम है, दोनों में फर्स्ट टाइम है। क्योंकि आपका देखो, क्यों नहीं क्लियर हुआ? मैम थोड़ा मैम क्लियर तो हो गया दोनों, प्री तो दोनों क्लियर हो गए। तो मेंस देना है ना आपको? मैम यस, मेंस देना है नेक्स्ट। तो मेंस में मतलब अच्छा नंबर लाना, क्योंकि आपका जॉनर, आपका स्ट्रॉन्ग साइड में। मैम इंग्लिश में तो 50 आउट ऑफ 50 आया है प्री में। प्री में CHSL में। अच्छा, वेरी गुड। और उसमें CGL में 48 47 48 आई। तो क्यों नहीं बताते हो मुझे कि मैं थोड़ा खुश हो जाऊं? मैम अब मैंने आपका डिस्क्रिप्टिव बैच के लिए ज्वाइन कराया ना अकेडमी में, आपकी यूट्यूब का स्टूडेंट ही हूँ। आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो? यस मैम, मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके लिए बैच ज्वाइन किया था। और इंग्लिश पहले कहाँ से पढ़ा है? मैम आपसे ही पढ़ा है 1 ईयर और से। यूट्यूब से पढ़ा है? आपके जो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं थे, जो आपने 1 ईयर पहले अपलोड करे थे, अभी तो उसी में से मैंने ग्रामर कंप्लीट करी थी। देखो हमारे प्लस वाले स्टूडेंट, अब तो खैर अभिषेक भी प्लस है, देखो प्लस वाले स्टूडेंट। मैं आपकी क्लास रिचुअल से देखता था हर रोज। वेरी गुड, दैट इज द थिंग ना जो मैं चाहती हूँ। रेगुलरिटी और रिचुअल जिसमें रहे ना, वही एक सही मायने में स्टूडेंट है, वही एक असली स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई रिचुअल के साथ कर रहा है। सिंसियर है, यूट्यूब से पढ़ लिया है और 48 ले आए, और प्लस में दिन रात पढ़ाते रहते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो अभिषेक? मैम मैं दिल्ली के एजेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैम शास्त्री नगर। मैम एक्चुअली मैम माय रियल नेम इज सुमित। मैम ये मेरा ये अनअकैडमी का नेम है, ये अभिषेक है। सुमित मैम ये वो मैं जो DU LLB क्रैक किया था, आपको ये पर बताया भी था मैंने कि DU LLB आपकी एक यूट्यूब क्लास में कि मैम मेरा DU LLB क्रैक हो गया है। इस बार का क्रैक कर लिया है? यस मैम, मैंने DU LLB CHSL CGL ये वाले तीनों मतलब इस साल हो गए। अब आप क्या फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मेंस एकदम अच्छे से दे दो, तो मेंस में मैक्सिमम नंबर ले आओ। मेंस का बैच करते हो? मैम ऐसा आपका है ना, अभी आपका कल स्पॉटिंग एरर का खत्म हो गया, मैंने वो सारे देखा है, सारे देख लिए। अब एकदम मेंस का बैच ट्यूसडे और थर्सडे जो आएगा ना नेक्स्ट वीक से, यस मैम, एकदम उसमें लग जाओ वो। और डिस्क्रिप्टिव अपना यहाँ हो रहा है। वेरी गुड। यस मैम, थैंक यू मैम। देखो बच्चा यूट्यूब से पढ़ के ले आ रहा है 48 और 50 में 50। सीखना है। अभी भाई अब सुन लिया मैंने 2 लोग का, अब लास्ट में अब मुझे भी कुछ पढ़ाने दीजिए, ठीक है? मुझे भी कुछ पढ़ाने दीजिए, जीनियस बच्चा है। अब खुश कर देते हैं बच्चे यूट्यूब से पढ़ के। इसका मतलब है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाया है। यूट्यूब पे मैं शिवा माँ पे लूंगी, मैंने अच्छा पढ़ाया, मुझे खुशी होती है अंदर से, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ाया, तब तो बच्चे का अच्छा नंबर आ गया है। मतलब यही हुआ। कार्तिक मेरा भी 47.5 था। वेरी गुड। तो बताते क्यों नहीं हो कि मैं थोड़ा खुश हो जाऊं? तो आज रिजर्वेशन पे करेंगे, आज हम रिजर्वेशन करेंगे, मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ूंगा।
मेरा स्टेनो में 91 आया है, मेरा भी 47.5 आया है। आज सबकी आत्मा जागी है बताने की, इतने दिन से नहीं बता रहे थे, आज सबकी आत्मा जागी है, नंबर पूछती हूँ तो सबका आज 47.5 आ गया है। अभिषेक का सुन के 48, आज सबका 47.5 आज ही आया है सबका। चलो आज हम रिजर्वेशन पे करते हैं। रिजर्वेशन बून और बेन। रिजर्वेशन तो सबको पता है, इसमें ना बहुत ज्यादा यू डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस, ये बहुत ज्यादा ना भावनाओं में मत बह जाना। रिजर्वेशन वाला ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करके लिखना है, बहुत ज्यादा वो सब पे नहीं आना कि किसी को सेंटिमेंट्स पे टारगेट नहीं करना है। रिजर्वेशन एक बून है या बेन है, आपको उससे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कैरिड अवे भी हो सकते हैं, थोड़ा लेंदी है, आप इसमें से छाट के अपना आइडियाज दे सकते हो। ओके, द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। इशू ऑफ रिजर्वेशन ना, इशू ऑफ रिजर्वेशन हमेशा इंडिया में एक विवाद का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन है, बिटवीन दोज हु सपोर्ट इट एंड दोज हु डोंट सपोर्ट इट। दोनों के बीच में एक विवाद का कारण बना है। इट्स अ कॉज ऑफ क्वारल भी हो सकता है, इट्स अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। यस, इट्स वेरी गुड द वे यू आर यूजिंग योर वोकैब। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन बी आर अम्बेडकर की देन थे, एज पर बी आर अम्बेडकर, is to provide education to all those who belongs to lower caste, because in early days people were so much into untouchability and inequality that he himself suffered a lot. So he यहाँ पे wanted होगा, so he wanted to give a peaceful life and equalities to those who belongs to lower caste, belonged होगा, इसको चेक करना होगा, यहाँ पे चेक कर लूँ। However, इसको बी आर अम्बेडकर ने कुछ और सोच के स्टार्ट किया था। ओके, जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसको बहुत ज्यादा कुचलित है, उसको इक्वल पीसफुल लाइफ देना, इक्वालिटी देना है। लेकिन स्टार्ट तो इसको एक अच्छे मकसद से किया गया था, बट नाउ अडेज यहाँ पे प्लस टेंस कर देना, ठीक है। दोज हु बिलोंग टू, द कॉन्सेप्ट वाज टू प्रोवाइड, यहाँ पे इज नहीं करना, वाज। इसका एडिटिंग लग रहा है मैंने किया नहीं है, कोई बी आर अम्बेडकर जी ने इसको स्टार्ट तो किया था, इसको एक अच्छे मकसद से, टू प्रोवाइड एजुकेशन to all those who belong to lower caste, because in earlier days people were so much into untouchability and inequality था, and he himself ने भी suffer किया था, तो equality के लिए किया था। But nowadays one of the major roadblocks, one of the major obstacles, deterrents, hindrances, कुछ भी लगा देना, to this equality is reservation system. Reservation system started in old age caste system of India, लेकिन hindrance में DR लगा। The caste system was meant to divide people on the basis of caste system किस लिए बना था? Occupation के basis पे लोगों को divide करना, on the basis of their occupation, like teaching, preaching, ब्राह्मण preach करेंगे, क्षत्रिय war करेंगे, lastly business, वैश्य, वो सब करेंगे। But as we are known by our identity, it's not our fault to take birth as SC, ST or OBC. There are some instruments to divide into Hindu, Muslim, with newer reservation coming up for other different sections of society like Christians, Kashmiri and Kashmiri Pandits and all. Economically and socially, we can divide our Indian society in many classes. Among those, income and upper caste, low income and upper caste are the sections that are suffering the most and remain frustrated about reservation system. It's a bane for them. Upper caste के लिए bane हो जाता है ये, और फिर आप बोलोगे they neither have money nor reservation for basic amenities. For high income and lower caste, medium income and lower caste, reservation is a boon. दोनों बताना है आपको, दोनों पहलू लेके चलना है। Okay, they all have amenities. In fact, they lead a very luxurious life, but still अपने आप को enroll करते हैं for reservation. थोड़ा सा boon में तो बताना होगा ना, boon में थोड़ा बताना होगा, and make use of its benefits, polluting the mere concept of reservation. Low income and lower caste are the ones who actually need it. लो इनकम वाले को रिजर्वेशन चाहिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर इधर अनअवेयर, ओके, एंड नॉट बॉदर टू मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको और पता ही नहीं। रिजर्वेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट नॉट फॉर द पीपल विथ लोअर कास्ट, बट फॉर द इम्पावरिश्ड, जो इकोनॉमिकली वीकर है को चाहिए। Handicapped, soldiers, families, senior citizens, Kashmiri migrants, people with lower or no income are the ones who should be supported from their loved society by ensuring a seat reserved for. मतलब जो लोग इकोनॉमिकली कोई कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, स्टेटस और वो सब देखे, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज है उसको होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड, कोई कास्ट रिलीजन के नाम पे, मेजोरिटी माइनॉरिटी के नाम पे नहीं होना चाहिए। ओके, कॉजिंग अ मेजर हिच इन द डेवलपमेंट, मेजर हिंड्रेंस का काम कर रहा है जो अभी हो रहा है। और जो पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर मोस्टली पुअर एंड अनएजुकेटेड. Most of them have to do menial jobs generally, to work as landless laborers and bonded laborers. Then and they can only have two ends to meet. एक तो educational institutions उनके areas में डालिए,
ओके, रिजर्वेशन से ज्यादा बेटर है ना, उनको फैसिलिटीज दीजिए, रिजर्वेशन आप अपना बताइए, तो ऐसे लिखा हुआ, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट दे आर एक्टिंग लाइक कठपुतली इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस भी ना इस रिजर्वेशन को यूज कर रहे हैं पावर में आने के लिए। Neither then nor now are the people aware that the real beneficiaries from reservations were and are ये politicians। थोड़ा सा politicians पे व्यंग करो, ये बून है, ये यूज कर रहे हैं। The first and foremost benefit क्या है, ये उसके नाम पे वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, वो रक्षक बन गए हैं, गुरुज बन गए हैं फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल, कास्ट के बेसिस पे वो ये कर रहे हैं। प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंजेस। इट्स टाइम की गवर्नमेंट को एक बिग चेंज लाना होगा सिस्टम में, इंडिया के प्रोग्रेस में। अभी बीइंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि रिजर्वेशन हमारा राइट नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रिविलेज जो हमें मिला हुआ है। ऐसा रिजर्वेशन कोई राइट नहीं। आप फोकस करना ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इट्स नॉट अवर राइट, इट्स अवर प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट मिला हुआ। ओके, ये वाला। अब मुझे बताओ कि कोई और कुछ भी पॉइंट ऐड करेगा, मुझे बताओ कि रिजर्वेशन पे कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? रिजर्वेशन बून है या बेन है? इसमें देखो, रिजर्वेशन दोनों पहलू डील करोगे, बून और बेन दोनों को थोड़ा थोड़ा डील कर लेना। एक कुछ बोलना चाहूंगा। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहोगे तो कहाँ गए? रिजर्वेशन पे ना बहुत चीज आप बोल सकते हो, आपके पास मुझसे ज्यादा आइडियाज होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। इतना धीरे धीरे बोलोगे, कहाँ से सुनाई देगा मुझे? हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। चलिए आपने जो इस ऐसे में आपने मतलब इस चीज पे फोकस किया कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पे मिलनी चाहिए, कास्ट बेस पे नहीं। ये जो सिस्टम है कास्ट बेस पे रिजर्वेशन देना, उसको हटाना चाहिए। पर मैम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इकोनॉमिक बेस पे नहीं होती, वो होती है कास्ट बेस पे, रिलीजियस बेस पे। मैंने तो इस ऐसे में ऐसा होना चाहिए लिखा है ना। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो कास्ट बेस पे होता है। तो वही तो मैंने तो वो लिखा है ना शुरू में, कि शुरू में मतलब ये कास्ट बेसिस पे ही हुआ था कि इसको ये करना है। एक जगह मैंने डाला हुआ है ना कि इसको ये करना है, हमारे सोसाइटी में जो डेवलप किया हुआ है, तो वो तो डाला ही है मैंने कि जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सबके कास्ट बेस पे। लेकिन फिर मैंने उसमें ये भी बोला है कि बनाया तो इसको ऐसा गया था, लेकिन ऐसा आप अपना व्यूज देंगे ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कास्ट बेसिस पे नहीं, हमें देखना मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति को देखकर होना चाहिए। रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे कि आपने एक पॉइंट इसमें ऐड करा कि जो लोअर क्लास है पर अच्छी मतलब फाइनेंशियली अच्छे हैं वो भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो आई नो एक रिफॉर्म्स की जरूरत है यहाँ पे। हाँ, हाँ। पर तो वो देखो, जो लोअर क्लास है, हाँ, जो कास्ट बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया ना, ओके, और लेकिन जो इकोनॉमिकली साउंड है, जिनके पास पैसे हैं, तो वो इसका फायदा उठा रहे। तो ये तो एक रिजर्वेशन का बेन हो गया ना, अभिशाप हो गया। मैम रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं था, वो सोशली अपलिफ्टमेंट के लिए भी था, सोशल अपलिफ्टमेंट। तो रिजर्वेशन, हाँ बोले। तो ये जो आप इकोनॉमिक कह रहे हैं, जो आप, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो लोअर कास्ट होते हैं, लेकिन अच्छी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, फाइनेंशियली भी अच्छे होते हैं वो, लेकिन फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब बाकी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी रिजर्वेशन था कि जो जैसे जॉब मिलने के बाद भी उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, ताकि वो ऊपर और बढ़े और अपने क्या कहते हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में पहुंच सके। ओके, जस्ट यस, यू आर राइट। ये पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। मैंने ज्यादातर इकोनॉमिकली वाला ऐड किया है जी। और आप बोलना चाह रहे हो इवन इफ दे गेट अ जॉब, तो उन्हें सोशली एम्पावर करने के लिए वहां भी रिजर्वेशन अभी दी भी जाती है और देनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, देनी भी चाहिए, तो ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे एग्री नहीं करेंगे। देखो, आपने तो बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि सोशली एम्पावर करने के लिए हर जगह आपको रिजर्वेशन की जरूरत है। कुछ बच्चे एग्री नहीं भी करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनमें उनका नुकसान हो रहा है। अरे मैंने बोला ना, भावनाओं में नहीं बह जाना है। ओके, क्योंकि कई बच्चे ये भी पॉइंट रखेंगे कि भगवान ने तो, गॉड ने तो सबको एक सेम माइंड दिया है जी। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि गॉड ने तो सबको सेम माइंड दिया है, तो फिर रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि जैसे कि अब एक मूवी का डायलॉग है, मैं तो मूवी देखा हूँ, मुझे उसी से मतलब पता चला। एक सर कौन सी मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन की मूवी है? ओके, मुझे अब आप ही बताओ, मुझे उतना ध्यान नहीं है। मुझे उस मूवी का नाम रिजर्वेशन ही, आरक्षण ही तो नाम था मूवी का। तो क्या आरक्षण? हाँ, आरक्षण ही नाम था मूवी का। उसमें एक्चुअली होता क्या कि जो जैसे कि स्कूल में मैं बिहार में लिखा है, मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था, वो ब्राह्मण थे जिनके हमारे ट्यूशन पढ़ता था, उनको सोसाइटी थी, वो भी ब्राह्मण जिसे कहते हैं, ब्राह्मण ही था। तो उनके चाचा एक मिडिल स्कूल के टीचर थे। तो मैं सुबह क्लास करने जा रहा था, तो उसके चाचा वैसे रोड किनारे पे कुर्सी लगा के बैठे हुए थे और वो मतलब आपस में बात करते, मैं आपस में बात कर रहे थे कि जब तक मैं स्कूल में हूँ इन छोटी जात वालों को पढ़ने नहीं दूंगा। ये भेदभाव
जैसे कि एक अपर कास्ट है, उनको हर चीज की सुविधा मिल जाती है, मतलब चाहे वो फाइनेंशियली वीक हो या वो उनको सोसाइटी में की, लेकिन जो क्या कहते हैं छोटी जात होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं, वो चाहे फाइनेंशियली अच्छे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल में उनके साथ फिर भी भेदभाव किया जाता है, हर जगह भेदभाव किया जाता है। हाँ, तो ये आप पॉइंट डाल सकते हो। देखो, एक तो आप ये डाल सकते हो ना, देखो एक तो डाल सकते हो ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिले। एक तो अपना पूरा एसे का ना हाईलाइट रखना इकोनॉमिकली वीकर, ओके, और इकोनॉमिकली, फिर लास्ट आप थोड़ा ये भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं करना है, रिजर्वेशन से सोशल एम्पावरमेंट भी उनका होता है। जी, यही मैं कह रहा था। एम्पावरमेंट भी होता है, तो ये तो आपने लिख दिया, उसका पूरा बूंद बूंद लिख दिया, लेकिन आपको बेन में क्या लिखोगे आप? बेन का मतलब है आप, मतलब इसका गलत फायदा में क्या लिखोगे? इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसमें एक नहीं, इम्प्रूवमेंट के नहीं, पहले बेन में आपको लिखना होगा कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, और फिर बाद में आप लिखोगे कि आप इम्प्रूवमेंट क्या करोगे, तो क्या लिखोगे? यही कि मतलब इकोनॉमिक बेस पे उस पे जाएंगे हम, इकोनॉमिक बेस पे जाएंगे कि जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है उनको, उनका थोड़ा और घटाना चाहिए उनको, मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए। आप देखते हो रिजर्वेशन होना चाहिए, बट कुछ जगह पे, ठीक है, कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा भी किया है कि कुछ जगह पे रिजर्वेशन नहीं भी तो रखा है। आई थिंक डिफेंस में नहीं है ना, शायद है, डिफेंस में नहीं है ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसके बारे में। डिफेंस में रिजर्वेशन नहीं रखा है, ठीक है, डिफेंस वगैरह में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन के थ्रू सिर्फ आप उस पर्सन को एम्पावर करिए, बट नॉट एट द कॉस्ट की जो लोग नॉट अवेलिंग रिजर्वेशन उनका नुकसान हो जाए, ओके, उनका नुकसान हो जाए। कैन बी टेल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जो फिजिकली फिनेंशियली। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि थोड़ा सा ना इसमें बहुत को बुरा भी नहीं लगेगा जो चेक करेंगे, इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा इस ऐसे का झुकाव मतलब इकोनॉमिकली पे डालना। हाँ, लिखना तो वही है जो उनको पसंद है। हाँ, मतलब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना होता है ना, डिप्लोमेटिक, क्योंकि उसका मूड क्या है, तो ज्यादा इकोनॉमिकली उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओके। और ऐसे बहुत लोग हैं, ओके, जो मतलब हाई अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के होने के बावजूद भी वो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड है, जी जी, ठीक है, वो भी गरीब है, गरीबी की वजह से वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, स्कूल वगैरह खोलना चाहिए, तो वो सब थोड़ा सा बैलेंस करके रखना। EWS उनको दिया गया है। हाँ, EWS वो सब दिया जा सकता है, वो तो आपके SSC में भी तो है, EWS वाला भी कुछ है, SSC में भी है जी, ओके। और कुछ बोलना है? नहीं बस। और वो कौन है जो रास्ते में अपने बैठ के बोल रहे थे मैं गरीब को नहीं पढ़ने दूंगा, उठा के फेंको। गरीब को नहीं, गरीब को नहीं, मतलब यहाँ छोटी जाति को, पचपनिया को, ऐसे कुछ। हाँ, ऐसे लोग को नहीं, गांव में पढ़े हुए हैं ऐसे लोग, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ है, अभी भी तो ऐसे लोगों को ना देयर आर मेनी एजुकेशन के थ्रू एम्पावर करना है। इनविंसिबल अभी भी है, वो इनविंसिबल बोल रहा है कि पहले हुआ करते थे, वो अभी भी है। हाँ, अभी भी है, लेकिन ना उन्हें जितना भी एजुकेशन देगा वो सुधरेंगे नहीं, बट अपने ऐसे में लिख देना है कि उसे सुधारना है। जी बिल्कुल, वो सुधरेंगे नहीं, ओके। चलो कट कर देना उसका एस्केप वेलोसिटी। चलो विमेन के बारे में, हाँ अब हम बोलेंगे वुमेन का। देखो वुमेन को अब तो कुछ रेडी भी नहीं होंगे। अच्छा, कोई और वुमेन का रिजर्वेशन है? वुमेन को है, देखो ये तो पता है कि वुमेन को तो उतना ज्यादा नहीं किया ना, वुमेन को एम्पावर किया है, तो कुछ फील्ड में पॉलिटिक्स में भी वुमेन का रिजर्वेशन है। EWS का क्राइटेरिया ठीक नहीं है। चलो और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कोई कुछ बोलेगा? सुमित बोलना चाह रहे हैं, सब इमोशनल हो जा रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पे। हेलो, जेंडर रिजर्व, यस सुमित। गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। थ्रो सम लाइट, रिजर्वेशन पे बोलेंगे। आप जैसे बोलो, मैंने इसमें भी लिख लिया है, चाइल्ड लेबर पे, ग्लोबल वार्मिंग पे और रिजर्वेशन पे बोलने बोलो तो कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ। हाँ आप बताओ रिजर्वेशन पे। सबसे पहले मैम, रिजर्वेशन जो हम लोग यूज करें ना वर्ड वहाँ पे, जैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट, तो हम लोग वो लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट की जगह यूज करना चाहिए सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो एक अच्छा रहेगा ना। सो कॉल्ड और लोअर कास्ट और अपर कास्ट की जगह ना, या तो आप प्रिविलेज्ड या अंडर प्रिविलेज्ड भी डाल सकते हैं। ओके मैम। जो प्रिविलेज्ड है और जो अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड डाल दो, या डाउन ट्रोडन, जो कुचलित है, डाउन ट्रोडन, ऐसा डाल दो मैम। तो इसमें जैसे ये रिजर्वेशन का टॉपिक आ जाता है, तो हम लोगों को कोई साइड लेना है कि न्यूट्रल रहना है इस पे? इसमें साइड नहीं लेना है, इसमें न्यूट्रल रहना है, ठीक है, इसमें न्यूट्रल रहना है और डिप्लोमेटिक रहना है, रिजर्वेशन का दोनों पहलू बता के और उसका सोल्यूशन भी बताना। रिजर्वेशन तो मैम मोर ओवर जनरल को भी तो मिल ही रहा है ना, मींस जो ये लोग हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल को EWS के थ्रू तो उन लोगों को भी तो 10% रिजर्वेशन मिल ही जाता है। तो हाँ, तो उन लोग को भी तो उसी पे फोकस करना है ना कि रिजर्वेशन होना चाहिए नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। देखो हमारे, ठीक है, पहले हमारे रूल करने के लिए सोसाइटी को कास्ट सिस्टम में डेवलप कर दिया गया, लेकिन कास्ट सिस्टम में पहले जो कास्ट सिस्टम में डेवलप किया गया था ना, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन।
ओके लेकिन अब इसको पॉलिटिशियंस भी वोट बैंक के लिए, और अब इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। वो जो पहले डिवाइड किया गया था वो कोई गलत नहीं था, प्रोफेशन इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम ये है, बट इसको अब गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। मैम रिजर्वेशन एट प्रेजेंट उसको अगर हटा दिया जाता है तो वो भी तो खराब है ना, बिकॉज कुछ सेक्शन है सोसाइटी को जिसको अपलिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारा ही हिस्सा है। वही जो इकोनॉमिकली वीक है उसी को अपलिफ्ट करोगे ना। एंड मैम ये भी तो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अदर कास्टेस जो है एक कास्ट दूसरा कास्ट को जिसको वो लोग लोअर कास्ट सोचते हैं, तो उन लोगों को वो लोग सही से मतलब होता है ना, उन लोगों का नजरिया नॉट गुड, तो वो लोग उसको नहीं देखते, देखना नहीं चाहते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए भी तो रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आर्टिकल 15 में भी तो ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कोई भी जो हम लोग का सोसाइटी में जो भी ऐसा है जिसको हम लोग अपलिफ्ट करें, जो पीछे रह गया, तो वो भी अलाउड है। एंड मैम अधिकतर जो मीन्स जैसे कोई कमेटी वगैरह बनता है कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द कमेटी मेंबर्स है तो यही रहता है ना, जनरल वगैरह ही है, तो वो लोग को अगर ये गलत लगता है तो वो लोग तो हटा ही दिया रहता अभी तक। देखो रिजर्वेशन जो है ना, ये कभी मत लिखना कि रिजर्वेशन को पूरी तरह से हटा देना है, हाँ ठीक है, ये पॉसिबल नहीं। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन को हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ रिजर्वेशन तो नहीं अभी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी भी आपको क्या करना है ना, ये कहीं नहीं बोला है कि आपको रिजर्वेशन के रहने से क्या एडवांटेज है, ठीक है, हटाना नहीं है। रिजर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, रिजर्वेशन के थ्रू जो लोग सोशली या फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको मौका मिल जाता है प्रिविलेज्ड होने का और अपनी सोसाइटी के डिफरेंट चीज में पार्टिसिपेट करने का। ये करोगे, ठीक है, ये करोगे, ये हटाने की बात नहीं हो रही है, बट ये भी आपको बताना होगा कि मेनी टाइम्स एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। तो ये तो किया गया था, लेकिन अब इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, ओके, ठीक है, और इसको जो गलत हटाने के लिए नहीं है, जो गलत तरीके से यूज किया जा रहा है उसका सोल्यूशन वगैरह बताना है। सबका ही जॉब। हाँ बोलिए। बोल रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग में आपने नहीं सुना, मैं इसको बोलूं, मैं लिखा हूँ। बोलिए। एक मैम जैसे हर एक जितना भी ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो उसका एक पैटर्न जैसे बनाओ, जैसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका कॉज, उसका ये, मैं हर ऐसे में वही चीज फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लाइंस है ना, जैसे जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो सब लाइंस हर जगह होता है ना, हर जगह हम लोग लिख सकते हैं। वेरी गुड। आई कैन, कुछ ऐसे लाइंस होते हैं ना, जब ये जनरल टॉपिक्स, एक ऐसा टॉपिक होता है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में कितना चीज लिख दोगे, वुमेन एम्पावरमेंट का कितना चीज एजुकेशन में लिख दोगे, ऑनलाइन बहुत सारी चीज को आप डाल सकते हैं। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग पहले एक कोट से स्टार्ट किया कि मैन इज द ओनली एनिमल दैट फाउल हिज नेस्ट। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट। फिर उसके बाद कुछ डाटा, इंडिया रैंक 177 अमंग 180 कंट्रीज इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स व्हिच स्पीक्स ऑफ द ग्रीन सिचुएशन। Global warming is one of the biggest menaces to mankind at the global level and India is no exception to it. जैसे ये सारा लाइन ना बहुत जगह यूज हो जाता है। हाँ, इंडिया इज नो एक्सेप्शन, जैसे पॉपुलेशन में भी इंडिया पॉपुलेशन में। फिर दूसरा पैराग्राफ में कॉज, द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फैक्टर्स बोथ. Natural factors are volcanic eruption, slight change in the orbit of Earth, factors like El Nino and La Nina. On the other hand, anthropogenic factors are deforestation, rapid urbanization, excess of harmful and toxic gases from vehicles and industries, disposal of toxic industrial waste into rivers, and excess use of fertilizers to soil. इसमें cause बता दिया. फिर जो next paragraph उसमें impacts, the impacts are equally perilous, like floods, increase in the sea level, water crisis, drought, and desertification of different regions. Government has taken several initiatives like ban on plastic waste, jump from BS4 to BS6, signing of Paris Agreement, Ujjwala Yojana, Saubhagya Yojana, and conversion of 5 lakh government vehicles running on traditional fuel to e-vehicles. अब इसमें impacts हो गया, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया ये बता दिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें, दो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स लाइक participation of people, awareness among them, fostering the cooperation with states and people's reluctant nature towards the environment. Possible solutions are stringent laws and hefty penalty for the perpetrators who don't follow government guidelines, and awareness among people by the educational institution and NGOs. उसके बाद मैम लास्ट कंक्लूजन में, in toto, it is the due duty of not only government but also each and every responsible citizen to help in uprooting this menace. Hope we do the needful. Okay, very good, very good. सब मेंशन किया अच्छे से. अच्छा, मुझे एक चीज और बताना है कि जब भी रिजर्वेशन के बारे में करो ना, तो मैंने तो उतना पढ़ा नहीं,
लेकिन आप थोड़ा आप स्टूडेंट्स को ये बोलूंगी रिजर्वेशन में कुछ आर्टिकल्स बिल्स वो सब पास हुए हैं ना, वो सब चीज का रेफरेंस रखो, सो दैट द एग्जामिनर गेट्स टू नो ना कि आपको ये सब के बारे में आइडिया है। ओके तो मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है रिजर्वेशन वगैरह के बारे में, मतलब आर्टिकल्स वगैरह का थोड़ा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी लिख दोगे कि मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट की तरफ से नो डाउट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया है। ओके मैम कोई भी टॉपिक पे हम लोग को मतलब एक्सट्रीम साइड नहीं लेना है ना, मींस न्यूट्रल ही रहना है। नहीं लेना है, वो यूपीएससी में भी सिखाया जाता है। यूपीएससी में भी स्टूडेंट को जब आंसर राइटिंग के लिए बोला जाता है ना कि आप सिर्फ पेसिमिस्ट या ये सब साइड लोगे तो आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है समाज को सुधारने के लिए, तो इतना नेगेटिव रहोगे तो समाज तो सुधरेगा ही नहीं। तो बोला जाता है डिप्लोमेसी, ऐसे लिखते समय डिप्लोमेसी रखना है ताकि वो उनको कहीं भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो अपने नंबर काटने का, कोई एक्सट्रीमिटी में नहीं करना है। जैसे ना थोड़ा यूफिमिज्म प्रैक्टिस करना, ऊपर बोल भी दिया बहुत, और आपका ऐसे तो ऊपर बोलोगे उसी में खत्म हो जाएगा, आप तो बहुत गहराई में जा भी नहीं सकते, आपका वर्ड लिमिट ही कम है। यस मैम। ओके हाँ बोलिए, और कुछ बोलना है? नो मैम, चलो वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा आर्टिकल वगैरह के बारे में पढ़ लेना, और अगले क्लास में मुझे अगले क्लास में ना सारे बच्चे रिजर्वेशन पे लिख के आए, पढ़ के लिखना, ऐसे मत लिखना, पढ़ के लिखना। हर स्टूडेंट को मैं बोलूंगी ना रिजर्वेशन पढ़ के लिखना, ताकि ना मुझे ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका मैं सबका सुनूंगी ना तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग में दिक्कत नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का मोर और लेस सबका एक ही होता है, तो सब बच्चा अपनी तरफ से रिजर्वेशन लिख के लाएगा, ताकि इसमें पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली हम बहुत नॉन शैलेंट वे में, इनडिफरेंट वे में चीजों को रिजर्वेशन में डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट वाला होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दिया था सब लोगों ने? अच्छा लास्ट वाला होमवर्क सेंड किया था, ओके। रिजर्वेशन सेंड करना मतलब सेंड नहीं करना, रिजर्वेशन पे लिख के लाना, ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ओके चलो क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन में ना आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा लिख पाओगे, लिख के लाना उसको। लेटर पे चलते हैं, ऐसे ही नहीं हो पा रहा है, कुछ तो लिख के जो ला रहे हैं, ये तो मुझे आइडिया हो गया कि ये सब लिख लेंगे, और जो चुपचाप बैठे हैं ना पता नहीं क्या करेंगे। लेटर कहाँ चला गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वैसे ही करेंगे। रुको एक मिनट, क्लास का टाइम कैसे बढ़ जाएगा बताओ। राइट लेटर, डेमन रोड एक्सीडेंट्स, लोकपाल बिल, मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड, चलो प्रेस ही करते हैं। लेटर वाला कहाँ रखा है? एक प्रेस ही करते हैं, एक प्रेस ही तो हमने किया, क्योंकि ना हम लेटर कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है एग्जाम में। ओके एग्जाम में कोई ठिकाना नहीं है, प्रेस ही दे दो। ओके चलो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं पूरा, प्रेस ही, पिछले बार तो लेटर नहीं आया था ना, प्रेस ही आया। पहले इसको पढ़ के समझते हैं, ये पैसेज टाइप ही है, पैसेज टाइप है, इसको पढ़ लेना और अपने शब्दों में लिख लेना। To be good is noble, but to teach others how to be good nobler and no trouble, said a well-known writer. Good and nobler and no trouble, said a well-known writer. अच्छी बात है, to be good होना noble है, but to teach others how to be good nobler and no trouble, it's मतलब noble भी हो जाओ trouble भी नहीं हो जाओ, ये किसी राइटर ने बोला है। This may account for मतलब responsible for the great preponderance मतलब dominance of preaching over practice. प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिस का मतलब इस पैसेज में ना आपको यही, मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा उसे यही देख के लग रहा है ना कि प्रीच करना आसान है, दूसरों को सिखाना इजी है, बट उसको खुद प्रैक्टिस में लाना। कुछ लोग ना सिर्फ दूसरों को सीख देते हैं, बट जो चीज बोलते हैं ना टीच व्हाट यू प्रैक्टिस, वही चीज सिखाओ जो आप भी अपनी लाइफ में लागू करते हो। वो देख लेना, वो लिखा हुआ आएगा दीपांश, अगर लिखा हुआ नहीं आया ना तो प्रेसी के जितने भी वर्ड्स है काउंट करके उसको 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, 1/3 लिखना होता है। जितने पैसेज के वर्ड्स है, सपोज 340 वर्ड्स का है तो आप लिख देना 3 1 3 ऐसे करके कुछ लिख देना, 340 का 1/3 कर लें। ओके 123 ऐसा कुछ वर्ड्स है, 90 वर्ड्स होता है। लास्ट प्रेसी क्लोज टेस्ट में आया था मॉक में, अच्छा लास्ट वाला प्रेसी, ओके अच्छी बात है। वी डोंट मीन द प्रीचिंग, अच्छा दिस में अकाउंट की प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिस, हम लोग प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रीचिंग, मतलब ये जो प्रीचिंग है ना, सिखाने वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करता है और हम लोग उसको अपने लाइफ में लागू नहीं करते, सब सिखाते चलते हैं। वी डोंट मीन दैट प्रीचिंग व्हिच वी गेट इन फ्रॉम द पल्पिट, that which is given freely and without stint in buses. पल्पिट का मतलब क्या होता है? पल्पिट किसको बोलते हैं? जैसे बोलते हैं ना एक पल्पिट बना लिया, एक स्टेज सा बता लिया, जैसे पल्पिट वो लोग आते हैं, गुरु वगैरह लोग प्लेटफॉर्म आते हैं, स्टेज, हाँ स्टेज टाइप,
वही टीचिंग, बट दैट टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आगे गुरुजी और शुरू हो गया, कौन सा है वो सब, क्या है, आसाराम बापू टाइप वाला हुआ, आशाराम बापू टाइप वाला नहीं है, बट दैट विच इज गिवन फ्रीली एंड विदाउट स्टेंट इन बसेस, इन द स्ट्रीट्स एंड इवन इन द होम्स ऑफ आवर लैंड। ये टीचिंग कहीं भी सीख सकते हो, सड़क पर, घर में। टीचिंग ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज से सिखा रहा है, वही है। वेयर इज द पेरेंट who doesn't discover himself telling his child not to do just what he himself does regularly? How many people are there who are certain, question पूछ रहे हैं, that they just know how to make fortune and who tell others so? कौन, कहाँ, how many, कितने लोग ऐसे हैं कि जो उन्हें खुद तो पता है कि फॉर्च्यून कैसे बनाया जाता है और वो दूसरों को भी जाकर बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, एंड दे नेवर मेड एनीथिंग से फाइनेंशियल मिस्टेक्स, मतलब लाइफ में जो गलती करते हैं and they never made anything say financial care. कितने लोग हैं जो दूसरों को अपनी गलतियों से सिखाते हैं? The man who never swam a stroke feels perfectly competent to tell another how to swim. वही लोग है ना जो एक स्ट्रोक, जैसे स्विमिंग में स्ट्रोक्स होता है ना, जो एक स्ट्रोक भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो चला है दूसरे को सिखाने के लिए। The man who cannot find his way even to the modest competent knows just how to save the nation from all its ill. जो मैन अपनी छोटे से छोटी गलती में अपना रास्ता नहीं निकाल पाया, वो लोगों को सिखाते चलता है कि नेशन को कैसे बचाया जाना चाहिए। इट इज नो ट्रबल टू प्रीच, ठीक है, किसी को सिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज कंसिडरेबल ट्रबल टू कैरी आउट व्हाट विच प्रीच। सिखाना में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या में है, जो चीज सिखाते हैं ना उसको भी अपनी लाइफ में लागू करना, तो एग्जीक्यूशन है। नाच न जाने आंगन वाला, दिस इज सो ट्रू दैट द ऑनेस्ट प्रीचर प्रीचेस टू हिमसेल्फ इवन मोर देन टू हिज हियरर्स। जो असली सीख देने वाले वही होते हैं ना, जितना वो अपने सुनने वाले को सिखाते हैं उतना वो अपने भी सीखते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। ओनली द मैन हु इज स्ट्राइविंग टू क्लाइंब द हाइट नोज हाउ डिफिकल्ट। जो मैन खुद पहाड़ पे चढ़ रहा है ना, वही बताएगा कि क्या दिक्कत है। मतलब लाइफ में जो चीज आप झेल रहे हो ना, तभी आप सिखा पाओगे लोगों को, जब आपने वो सर्कमस्टांस को झेला है। एंड सो द मैन हु क्लाइम्स एज ही प्रीचेस विल प्रीच ऑल द मोर अर्नेस्टली। बहुत अच्छे से, बहुत अर्नेस्ट वे में, इच्छुक होकर इफेक्टिवली आपको समझाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कि उस रास्ते में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आए थे, ओके, क्या क्या दिक्कत आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे। तो यहाँ पे इस पूरे पैसेज में ना बस उन्होंने ये बोला कि प्रीच करो, लेकिन प्रीचिंग वही चीज की करना है जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो। तो इसका टाइटल क्या दे सकते हैं? मैंने दिया है प्रीचिंग दैट रियली वर्क्स। आप ये भी दे सकते हो, आप बताओ क्या है इसको। आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब अपने लाइफ में लागू करना। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, प्रीचिंग दैट रियली वर्क्स। किस टाइप का प्रीचिंग रियली वर्क्स करता है? चलो आप बताओ क्या क्या टाइटल दे सकते हो। इस पूरा पैसेज पढ़ के ना आपको यही पता चला है कि सिखा देने से नहीं होगा। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, और बताइए और क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। पहले तो एक टाइटल देना होगा, King of words, not of actions. Very good. Preach from what you learn. अच्छा ठीक है, preaching sans practicing falls through. Very good, very good. ये भी बहुत अच्छा है। और बताओ और क्या क्या दिमाग में आ रहा है। जैसे एग्जाम में गए और इस पर ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली पढ़ेंगे तो यही वाला। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इजी से लिख दीजिए। ये हेडिंग या टाइटल देने के बाद ऐसे शुरू करने से पहले एक कॉलम लीव करना होगा ना, जरूरत नहीं है। मुझे कॉलम इतना दूर दूर बनाया होता है ना, लीव नहीं करना। चलो नहीं, मुझे बताओ कि क्या टाइटल दे सकते हो, जल्दी से बताओ, सोच रहे हो सब। अगर कुछ नहीं समझ में आए ना तो यही लिख देना, प्रीचिंग, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। रूल ऑफ थंब से रिलेटेड है। हाँ, जो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है, या प्रीचिंग, ऐसा भी कर सकते हो। प्रीचिंग वर्सेस प्रैक्टिस, ऐसा टाइप से भी बता सकते हो, अगर बहुत इजी करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। चलो प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन ये नहीं डालोगे ना, तो ये तो आप लोगों को बोल रहे हो। ये नहीं डालोगे। प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस मतलब विदाउट प्रैक्टिस का प्रीच करना। यहाँ तो आपका ऐसे का सेंस जा रहा है ना कि आपको प्रैक्टिस करना है और वही चीज पढ़ाना है, नहीं तो आप एक गलत मैसेज दे रहे हो। ओके, प्रीचिंग दैट रियली वर्क्स, किस तरह का सीख जो सही में काम आता है, वही वाली सीख जो आप अपनी लाइफ में लागू करते हो। मुझे आइडियाज क्यों नहीं आते, आ जाएगा। प्रीचिंग विद प्रैक्टिस डाल दो, प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस शुड गो हैंड इन हैंड, ये भी डाल सकते हो। ओके, हाँ तो टाइम कम है, यूट्यूब क्लास भी। चलो, टू प्रीच
अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा कैसा स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इस बार भी प्रेसी आने के चांसेस है, आ सकते हैं, लेटर ना पूछ के प्रेसी ही पूछ दे, दोनों को अच्छे से करके जाना। ये 4 लाइन को एक लाइन में बनाओ। ओके, ये 4 लाइन को एक लाइन में बनाया है, ऐसे जो लिख लेगा ये भी कर लेंगे। टू प्रीच गुडनेस इज नोबल देन टू प्रैक्टिस इट। ओके, it is generally seen that those who fail in practice are best suited to the work of preaching. अगर पहला लाइन नहीं भी समझ में आता है ना तो छोड़ो, ये लिख दो को कि it is generally seen या it is a universal truth, it is generally seen कि वही लोग सिखाते हैं ना जो लाइफ में ज्यादा सिखाते हैं वही चलते हैं। It is generally seen that those who fail in practice, जो अपने लाइफ में वो चीज को लागू नहीं करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा सिखाते हैं। The man who the man who is known to make a fortune is the one who does nothing but financial mistakes. The man who never, पूरा बता देना, जो मैन, पूरा एग्जांपल दे देना कि it is generally seen कि जो मैन अपने लाइफ में who fail to practice is the one who teaches the most. The man, okay, who could not complete a single stroke in swimming is the man who tells the person how to rule a nation. जो नेशन के को रूल करने की बात बताता है, नेशन की कमी को दूर करने के लिए। Fail in playing becomes a good coach. अच्छा चलो ठीक है। The man who never swam knows how to instruct another. जो कभी स्विम ही नहीं कर पाया वो दूसरों को सिखाता है। In a small competition knows just how to save the country. The truth is that, छोटा ही सा लिखना होता है, बहुत बड़ा नहीं आता है। The truth is that man who has himself suffered difficulties, और लिख देना, अपने से बना के लिख देना। सच बात तो ये है ना कि जिसने लाइफ में प्रैक्टिकली जिसने लाइफ में जो चीज सफर किया है वही हमारे सबसे इफेक्टिव प्रीचर है। ठीक है, अरे ऐसे देख लेना ना, जितना वर्ड्स का होगा, ये तो छोटा सा है, प्रेसी देख लेना, और लेंदी भी प्रेसी है ऑलमोस्ट। हाँ, ये आराम से हो गया होगा 90 वर्ड्स, प्रेसी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा देखो, ये वो तो छोटा था, ये थोड़ा सा लेंदी था, अब मुझे बताओ कि आप और क्या क्या बोल सकते हैं। वो लोग जो लाइफ में चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ना, वही लोगों को ज्यादा सिखाते हैं। फिर लास्ट में ये भी बोलना कि एक सही प्रीचर की पहचान क्या है। अ ट्रू प्रीचर इज द वन जिसने लाइफ में प्रैक्टिकली चीजों को एक्सपीरियंस किया है। चलो कोई बोलेगा इसके बारे में कुछ भी, कोई बोलना चाहते हैं? प्रीचिंग विद एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं? एक्सपीरियंस मैटर्स, यस, एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर्स। 90 ऑलमोस्ट है। कोई बोलना चाहेंगे एक्सपीरियंस मैटर्स? कुछ भी, सब गायब हो गए बोलने के नाम। प्रीचिंग विद एक्सपीरियंस वो सब तो ठीक है। ओके, आप मुझे क्या करना, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपका ये होमवर्क दे रही हूँ। आपका तो सैटरडे संडे है ना, आपका होमवर्क है एक तो रिजर्वेशन वाला लिख के लाना, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी ना, आप लोग आइडियाज में नहीं जानूंगी, मुझे भी तो आपके आइडिया से सीखने को मिले। और प्रेसी मैंने आपको बता दिया, प्रेसी में कुछ नहीं था। वो व्यक्ति जिसने एक स्ट्रोक भी स्विम नहीं किया, वो लोगों को स्विमिंग सिखा रहा है, छोटे से छोटे कंपटीशन को कैसे जीतना वो सिखा रहा है, कंट्री को, इवल्स को, वो जिसने प्रैक्टिकली नहीं किया है वो व्यक्ति। हाँ, वो सब लिखाना, लेकिन एक सही प्रीचर क्या होता है लिख के लाना। ओके, वो सब बताना है कि वो सिखा रहा है जिसने लाइफ में हमेशा फेल हुए हैं, वो लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे। फिर लास्ट में ये लिखना है, सही प्रीचर वही होता है जिसने डिफिकल्टीज को प्रैक्टिकली सफर किया है, वही हमारे इफेक्टिव है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, छोटे से लिखना हो। ओके, चलो टाइम भी खत्म हो गया। लेटर कल कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास। चलिए एंड किया जाए। यूट्यूब पे है, क्लास है अभी यूट्यूब पे। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।